भारत सरकार की ओर से भारत में महंगाई को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में महंगाई में पिछले कुछ समय में कुछ कमी देखने को मिली है, खासतौर पर अक्टूबर के महीने में। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी खबर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम इस खबर में इसी आंकड़ों पर बात करेंगे कि आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो आंकड़े क्या बताते हैं, उन उन आंकड़ों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इन आंकड़ों में जो सीपीआई इन्फ्लेशन की बात होती है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात होती है, जो कोर इन्फ्लेशन की बात होती है, ये तमाम कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की एक बार रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी कि उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम महंगाई से जुड़े इन आंकड़ों पर बात करेंगे कि डेटा क्या बताता है सरकार का। डेटा को जानने के बाद हम इन आंकड़ों के निहितार्थ को समझेंगे कि इन आंकड़ों का क्या मतलब हो सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष के बाद हम ये भी समझेंगे कि हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है, वहां पर एक कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो किस तरह से काम करता है। और अंत में एक सवाल भी होगा। सवाल जो है वो इसी वीडियो पर आधारित है। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप वो जो अंत में प्रीलिम्स का एक सवाल है उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी और वृद्धि एवं विकास जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं एक बार उन आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। तो सरकार की ओर से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी किया गया है। ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात को बताता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन भारत में कितना है, भारत में महंगाई कितनी है, महंगाई में भी सब कैटेगरीज बनी हुई है, वहां पर कितना इन्फ्लेशन दर बना हुआ है, तो उसके बारे में बताता है ये पूरा इंडेक्स जो है। क्या कहता है ये इंडेक्स? तो ये इंडेक्स कहता है कि इस बार अक्टूबर का जो महीना था, अक्टूबर के महीने में हमारे देश में जो मुद्रास्फीति थी उसमें कुछ गिरावट आई है सितंबर की तुलना में। कितनी गिरावट आई है? तो अगर आप अक्टूबर के महीने को देखेंगे तो वहां पर जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो 4.87 के आसपास था। और अगर आप इसकी तुलना सितंबर के महीने से करेंगे तो सितंबर के महीने में हमारा इन्फ्लेशन 5.02% के आसपास है। यानी कि सितंबर महीने की तुलना में अक्टूबर महीने में हमारे देश के इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिली है। ये तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात हुई। आप अगर इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इसको श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, तब क्या निकल के आता है? तब हमें ये पता चलता है कि इस पूरे डेटा को अगर आप विस्तार से विश्लेषण करेंगे, अगर इसमें आप अंदर तक इसका जाकर विश्लेषण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस बार हमारे देश में महंगाई में भले ही कमी आई हो, लेकिन जो फूड आइटम्स थे और जो पेय आइटम्स थे, तो खाद्य और पेय पदार्थ जो थे उनकी महंगाई में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिली है। कितनी कमी आई है? तो अगर अक्टूबर के महीने में देखेंगे तो उनकी जो मुद्रास्फीति है फूड आइटम्स की वो 6.24% के आसपास है, जबकि सितंबर महीने में 6.3% के आसपास था। यानी कि यहाँ पर कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। अब अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर कोर इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो अक्टूबर महीने में कोर इन्फ्लेशन तकरीबन 4.62% के आसपास था, जो कि सितंबर महीने में तकरीबन 4.97% के आसपास था। यानी कि यहाँ भी कमी आई है लेकिन कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। तो ये हमने मुख्यतः डेटा की बात कर ली है, डेटा को हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि डेटा क्या बताता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा इस डेटा के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। एक बार इसके निहितार्थ पर भी बात कर लेते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने से लगातार भारत में जो इन्फ्लेशन का डेटा है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, वो 6% से कम बना हुआ है। 6% से कम होने का मतलब ये है कि लगातार हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आरबीआई की टॉलरेंस बैंड में बना हुआ है। क्या मतलब है इसका? तो दरअसल भारत के जो कानून है, भारत के कानून आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, जिसका प्राथमिक कार्य हमारे देश में महंगाई को नियंत्रित करना है,
भारत सरकार की ओर से आरबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आरबीआई भारत में जो महंगाई की दर है उसको 4 ब्रैकेट प्लस -2 तक करके रखेगा। यानी कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये मैक्सिमम 6% तक जा सकता है जब आप 4 में 2 ऐड करेंगे, और जो मिनिमम है ये 2% तक रह सकता है। तो इसके बीच में रहना इन्फ्लेशन रेट के लिए अनिवार्य है। तो अभी वर्तमान में 5% के आसपास बना हुआ है, यानी कि इसके बीच में बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं, जो पिछले कुछ समय से लगातार आरबीआई भारत में महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, उन पॉलिसीज का परिणाम है कि अब भारत में महंगाई जो है वो एक टॉलरेंस बैंड के अंदर आ गई है। यानी कि आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो बेहतर ढंग से काम कर रही है। एक तो ये निष्कर्ष हो सकता है। दूसरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि भले ही हमारी समग्र जो मुद्रास्फीति है, जो ओवरऑल जो महंगाई है, भले ही उसमें गिरावट आई हो, लेकिन अगर आप विस्तार से देखेंगे, अगर आप अंदर से जाकर इसको समझेंगे, तो हमें ये लग सकता है कि हमारी जो खाद्य मुद्रास्फीति है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो अभी भी लगातार एक बड़े लेवल पे बना हुआ है। अभी भी लगातार उसमें कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। और इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी सब्जियों की है, वेजिटेबल्स की है। वेजिटेबल्स की जो महंगाई है वो लगातार पिछले कुछ समय में बनी हुई है, और अगर आप महंगाई को देखेंगे तो इसमें पिछले एक महीने में 3.3% की वृद्धि देखने को मिली है। और अगर सब्जियों की भी बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो प्याज की रही। प्याज का जो योगदान था वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि रबी की फसल बहुत बेहतर नहीं हो पाई थी। मानसून के दौरान जो बारिश हुई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था। तो रबी की फसल खराब हो गई थी, और प्याज जो था वो उस फसल के दौरान जो आया था वो भी खराब हो गया था। तो इसकी वजह से प्याज की जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी, और इसी का परिणाम रहा कि हमारे देश में प्याज की जो कीमतें थी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गई। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि अभी भी सब्जियों के दाम में कोई राहत आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी जो खरीफ की फसल आने वाली है वो भी कोई खास पैदावार उसमें देखने को नहीं मिली है। तो इसकी वजह से भी हमें महंगाई में कुछ वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। या तो एक विकल्प ये हो सकता है कि हम बाहर से प्याज मंगवा सकते हैं, जो कि एक बेहतर विकल्प होगा। हालांकि इसका प्रभाव हमारे रिजर्व पर पड़ सकता है, फॉरेन जो रिजर्व है हमारे पास उस पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये मुख्य तौर पर हमने बात की कि इन आंकड़ों का क्या निहितार्थ हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमने बात की थी सीपीआई या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन की हमने बात की थी, एक बार इसका क्या गणित होता है, एक बार इसके गणित को समझ लेते हैं। तो हमने बात की थी कि ये जो सीपीआई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसका जो डेटा है वो भारत में जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसकी ओर से जारी किया जाता है। और ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये सीपीआई के जरिए निकाला जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए निकाला जाता है। और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये इंडेक्स मुख्य तौर पर भारत में जो तमाम वस्तुएं हैं, जो तमाम सेवाएं हैं, जो तमाम गुड्स हैं, जो तमाम सर्विसेज हैं, उनके मूल्य में जो उतार चढ़ाव आता है, उनके मूल्य में जो कमी होती है या फिर बढ़ोतरी होती है, उसको मापने के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और उन कैटेगरीज को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। कोई कैटेगरी ज्यादा वेटेज रखती है, कोई कैटेगरी कम वेटेज रखती है। अब अपनी सहूलियत के लिए वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारी श्रेणियां बन जाएंगी, लेकिन अपनी समझ की सहूलियत के लिए हम कैटेगरीज को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसमें पहली कैटेगरी है खाद्य वस्तुएं, यानी कि फूड आइटम्स, जिनको मुख्यतः 46% वेटेज दिया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं ईंधन और ऊर्जा जरूरतें, या फिर ऊर्जा से संबंधित जो चीजें हैं, फ्यूल से रिलेटेड चीजें हैं, जिनको 7% का वेटेज दिया जाता है। और जो इनके अलावा जो तमाम चीजें बचती हैं उनको अन्य कैटेगरी में डाला जाता है, और इनको 47% का वेटेज दिया जाता है। तो इस आधार पर हम भारत में गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? इस आधार पर हम भारत में सीपीआई की गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो फूड आइटम्स हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वेटेज दिया जाता है। इसके अलावा इन्हीं 3 कारकों के आधार पर हमारे देश में इन्फ्लेशन निकाला जाता है, और यही 3 कारक जो है इन्फ्लेशन को प्रभावित भी करते हैं। इसमें से फूड आइटम का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको 46% वेटेज मिलता है। इसको लेकर प्रीलिम्स में एक सवाल भी आ सकता है कि सीपीआई इंडेक्स जो है वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है, या फिर वेटेज के क्रम में आपको लगाने के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर अन्य आएगा, मिसलेनियस आएगा, जिससे 47% वेटेज मिलता है।
दूसरे नंबर पर आपको फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा जिसको 46% वेटेज मिलता है, और तीसरे नंबर पर आपको फ्यूल देखने को मिलेगा जिसे 7% वेटेज मिलता है। तो ये तो वेटेज की बात हुई। और अगर आप इसको डेटा पे समझेंगे तो 2019-20 में अगर आप महंगाई के डेटा को देखेंगे तो उस साल हमारे देश में जो महंगाई थी वो तकरीबन 4.8% के आसपास थी, और यहां पर महंगाई को बढ़ाने में जो मेन फैक्टर था वो फूड इन्फ्लेशन था। उस साल फूड इन्फ्लेशन की जो प्राइस था वो तकरीबन 6% के आसपास था, यानी कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हमें 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो ये तो 2019-20 के डेटा की बात हुई। अब अगर आप 2020-21 के डेटा की बात करेंगे तब भी यही स्थिति देखने को मिलती है। 2020-21 में जो इन्फ्लेशन था हमारा वो 5% से भी ज्यादा था, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो भी फूड आइटम था जिसकी कीमतें थी जो थी 7% तक बढ़ गई थी। तो फूड आइटम को सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी माना जाता है। ये हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन को समझ लिया। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हमारे देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्य में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसका नाम है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को भी समझ लेते हैं। तो इस पर हमने पहले भी बात की थी। मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है जिसे आप हेडलाइन इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं। तो ये क्या है? ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें हमारे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है। अब इसके बीच में आप एक और गोला बनाइए, तो ये गोला क्या कहलाएगा? ये गोला कहलाएगा आपका कोर इन्फ्लेशन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कोर इन्फ्लेशन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमने बात की थी, यहां पर सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजों को छोड़ दिया जाता है, और वो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिहाज से। दो चीजें कौन सी हैं? इसमें पहला है खाद्य वस्तुओं की कीमतें, यानी कि फूड आइटम्स का जो इन्फ्लेशन है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो फ्यूल आइटम्स हैं, यानी कि जो तेल की कीमतें हैं, उसको भी शामिल नहीं किया जाता। तो ये दो आइटम जो है इनको अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से हटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको प्राप्त होगा कोर इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्यों किया जाता है, हटाते क्यों हैं? इसका भी एक कारण है, एक बार उसके भी कारण पर बात कर लेते हैं। तो हटाया इसलिए जाता है क्योंकि ये जो फूड आइटम और फ्यूल आइटम्स हैं इनके प्राइस बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमतें हैं वो रोज परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसका अगर हम इसको एक ही इन्फ्लेशन लेके चलेंगे तो हमें सरकार की नीतियों का पता नहीं चलेगा, हमें ये पता नहीं चलेगा कि सरकार की नीतियों का कितना प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम एक अलग इन्फ्लेशन का डेटा लेके आते हैं जिस डेटा में फ्यूल और फूड को शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमने दोनों कॉन्सेप्ट पर बात कर ली कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उनका प्राइस जो है बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा अस्थिर होता है, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हम उससे इस डेटा को हटा देते हैं। तो ये हमने पूरे कॉन्सेप्ट पर बात कर ली है। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात हो जाए। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस सवाल के जवाब को आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से पीछे से देखिए और दोबारा से सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं आई है। अगर आप वीडियो में किसी तरह का सुधार चाहते हैं वो भी आप इस पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा एक और प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम द हिंदू के अखबार पर है, तो आप उस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी एग्जाम हो वहां पर करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पर सामने आता है। तो करंट अफेयर को खासतौर पर द हिंदू अखबार की जो करंट की खबरें हैं उनको उस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो वो प्रोग्राम भी आप देखिए, वो रोज सुबह 9:30 बजे लाइव आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोनों ही प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इन न्यूज प्रोग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी खबर की विस्तार से यहाँ पर चर्चा की जाती है। और ये प्रोग्राम कितने बजे आता है?
ये प्रोग्राम आता है रोज 3:30 बजे, तो इसको भी देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।